थे एक्सटेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सारे केसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने का। शॉर्ट लिख रहा हूँ तो बड़ा ही सिंपल लगेगा अब, क्योंकि हमने सारी बेसिक बातें तो पहले ही कर रखी हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, हम पहले ही देख चुके हैं जो कि कई बार, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी या प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, पर शर्त ये है बाकी चीज़ें चेंज ना हो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी जो हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स देख रखे हैं पुराने, जो कर्व को बदल देते हैं, जैसे टेस्ट, इनकम, ये सब, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारी एजम्पशन है। अदर थिंग्स, फिर बोल रहा हूँ, लिख सकते हो आप लोग, जो फैक्टर्स डिमांड को राइट या लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं उनको बीच में अभी हमें नहीं लाना, उनको कांस्टेंट मानना है। जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी लिख सकते हो। ये एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, छोटी बातें हम पहले लिख चुके हैं इसलिए थोड़ी फास्ट बता रहा हूँ, ये सब कांस्टेंट रहेंगी। उसके बाद आपको एक टेबल बना के सिंपल सा बताना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए फटाफट इसको कर रहा हूँ। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, टेबल से दिखा दिया, इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। मान लो ये प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गई, क्यू डैश। तो कुछ नहीं है लॉ ऑफ डिमांड, सिर्फ क्वेश्चन एक बना दिया, चीज़ें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अब कई जगह पे ये लॉ काम नहीं करता, ये आप देख लेना, कुछ स्कूल में करवाते हैं, कुछ में नहीं करवाते। तो अब जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं ओरली बता रहा हूँ, स्कूल में हो तो करना, वरना छोड़ सकते हो। CBSE ने वैसे ऑफिशियली उसको नहीं डाला हुआ, एक्स्ट्रा में कई टीचर्स करवाते हैं, तो चाहो तो आप कर लेना। वो है एक्सेप्शंस, ओरल बता रहा हूँ, मतलब कहाँ लॉ ये काम नहीं करता। यानी कई बार ऐसा होता है प्राइस गिरा और क्वांटिटी बढ़ने की बजाय गिर गई, या प्राइस बढ़ा क्वांटिटी गिरने की बजाय बढ़ गई, तो दोनों केसेस हो गए जहाँ लॉ काम नहीं करता। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट केस, मान लो कोई नेसेसरी आइटम है लाइफ का, चाहिए ही चाहिए हमें, मान लो आटा, दाल, चीनी, इस टाइप की बेसिक चीज़ें, तो मान लो इनका रेट 2-5 रुपये महंगे भी हो जाए तो भी हम ये चीज़ें लेंगे। और अगर हमें डर लग जाता है यार कहीं ये, तो कई बार ऐसा भी होता है ये रेट और बढ़ने वाले हैं, फिर तो हमने देखा ही है कि लोग ज़्यादा लेते हैं, पर कई बार रेट बढ़ने पे भी, अभी बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी लोग उसको ज़्यादा ही ले लेते हैं अगर नेसेसरी आइटम्स हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है, इग्नोरेंस फैक्टर काम करता है, यानी कईयों को लगता है भाई प्राइस गिर गया मतलब ये कोई ख़राब चीज़ है, लोकल क्वालिटी चीज़ है, तो ज़्यादा लेने की बजाय उल्टा उसको कम लेते हैं वो लोग, तो ये हो जाता है। या और क्या हो सकते हैं पॉइंट्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेबलन गुड्स या प्रेस्टीज वाले गुड्स, वेबलन या प्रेस्टीज, या आम लैंग्वेज में इसे हम बोल सकते हैं शोबाजी करने के लिए ख़रीदते हैं, शो ऑफ के लिए ख़रीदते हैं, जैसे डायमंड्स वगैरह ये सब। तो इनका वैसे कोई यूज़ नहीं है, पर क्योंकि ये महंगे हैं तो इसलिए इनके में शो ऑफ है, प्रेस्टीज इशू बन जाता है। या कई रेयर पेंटिंग्स पुराने ज़माने की, कोई लाखों करोड़ों की बोलियाँ लगती हैं उनकी, यानी ये चीज़ें जितनी महंगी होंगी उतना शो ऑफ ज़्यादा होगा, इसलिए पब्लिक इनके पीछे ज़्यादा भागती है। तो प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा, क्योंकि उसमें शो ऑफ है। तो ऐसी जगहों पे लॉ काम फिर नहीं कर पा रहा हमारा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी, और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, या वाई नेगेटिव रिलेशन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि ऐसा क्यों है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कि प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके कई कारण हैं, हम अलग अलग करके
देखते हैं। फर्स्ट कारण ऐसा होने का कि प्राइस गिरा और ज़्यादा ले लिया लोगों ने, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा खाते जाएं तो हमें उसमें से जो MU मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो कम होती जाती है। तो पैसे जो हैं वो हम सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देते हैं। अगर हमें जब तक सेटिस्फेक्शन ज़्यादा थी हमने पैसे ज़्यादा दिए, सेटिस्फेक्शन कम हो गई तो हम पैसे भी कम ही देंगे। यानी जैसे क्वांटिटी कंज्यूम्ड बढ़ेगी तो जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो गिरेगा। सो प्राइस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे डिक्रीज। वो कहेगा कि मुझे जो MU आना है, आम लैंग्वेज में जो टेस्ट या सेटिस्फेक्शन आना है, वो हो रहा है कम ज़्यादा लेने पे, तो मैं पैसे पुराने वाले नहीं दूंगा, मैं पैसे भी दूंगा कम, या तो मैं चीज़ ही नहीं लूँगा वो, और अगर वो लूँगा तो पैसे दूंगा कम। तो प्रूव हो गया, प्राइस कम करोगे तो मैं वो चीज़ ले लूँगा, क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, वरना मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो MU है वो अब कम होना है। ज़्यादा खाने पे मेरा MU उस चीज़ को यूज़ करने से कम होगा, तो पैसे भी मैं कम दूंगा। तो पहला रीज़न, टेस्ट जब नहीं आ रहा मुझे तो मैं पैसे नहीं दे रहा। टेस्ट वर्ड में सिंपल करने के लिए बोल देता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड MU या एडिशनल सेटिस्फेक्शन। सेकंड बात क्या है, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मान लो एक चॉकलेट थी 50 रुपीज़ की, उसको सिर्फ अर्बन एरियाज़ में लोग खाते थे, मान लो 1 लाख लोग, वही चॉकलेट हो गई अब 10 रुपये की, तो अर्बन एरियाज़ वाले तो ले ही रहे हैं जो वो लोग थे, प्लस विलेजेस के भी मान लो 5 लाख लोग अब लेने लग गए, तो बायर्स बढ़ गए सस्ता होने पे। और अगर पब्लिक बढ़ गई तो उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और देखते हैं थर्ड, एक्स्ट्रा यूजेस। जब प्राइस किसी चीज़ का गिरता है, मान लो मिल्क सस्ता हो गया, तो पहले तो लोग क्या करते थे, मिल्क महंगा था, सिर्फ चाय पियेंगे, आधा कप दूध आधा कप पानी। अब मान लो मिल्क हो गया हद से ज़्यादा सस्ता, तो चाय तो पीनी थी जो, वो तो लोग पियेंगे ही पियेंगे, साथ में कहेंगे भाई मैंगो शेक बना लो, पनीर बना लो, दही बना लो, आइसक्रीम बना लो इसकी, तो यूज़ बढ़ा देते हैं। इसलिए उसकी फिर अब जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बढ़ जाएगी। यूजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। फोर्थ, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का यहाँ मेरा मतलब है रियल इनकम या खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत बढ़ जाती है जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है। मान लो ये पेन था 10 रुपये का और मैं 100 खरीदता था, अब ये पेन हो गया 5 का, तो अब सेम बजट में मैं इसको 2 गुना खरीद सकता हूँ, एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ। तो मन में आता है साइकोलॉजिकल बात कि मेरी खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर अब बढ़ गई है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊं और मैं सामान ज़्यादा खरीदूं। प्राइस डिक्रीज, सो परचेजिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं रियल इनकम। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम कैश इनकम की बात कर रहे हैं। कैश इनकम या नॉमिनल इनकम की बात नहीं कर रहे, हम खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर ये पेन 10 से 5 हो रहा है, जो मेरे को सैलरी मिलती है वो तो सेम ही है, पर खरीदने की ताकत जिसे बोलते हैं रियल इनकम या परचेजिंग पावर, वो बढ़ गई है। मैं डबल खरीद सकता हूँ क्योंकि ये सस्ता हुआ है। तो बंदा सोचता है जब मैं खरीद सकता हूँ तो थोड़ा खरीद लेता हूँ एक्स्ट्रा। सो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज।
कैश की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रियल इनकम या परचेजिंग पावर की बात हो रही है। फिफ्थ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है, मान लो पेप्सी एंड कोक सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे दो, प्राइस ऑफ पेप्सी गिरा है, तो क्या होगा, ऊपर वाले पॉइंट्स तो चलो काम कर ही रहे हैं, जैसे इनकम इफेक्ट, अब लगेगा मैं ज़्यादा पेप्सी खरीद सकता हूँ। यूज़, पहले मान लो हम एक टाइम यूज़ करते थे पेप्सी हफ्ते में, अब हमने 3 टाइम पेप्सी का यूज़ कर दिया, वो बातें अलग हैं। पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि जो लोग पहले कोक पीते थे वो लोग अब पेप्सी पे आ गए, क्योंकि पेप्सी सस्ती हो गई है। तो बाकी सारे पॉइंट्स और इस पॉइंट्स में अलग है ये। बाकी सारे पॉइंट्स में हम किसी और प्रोडक्ट को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते थे, पर यहाँ पे हमें कोक को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। प्राइस ऑफ पेप्सी गिरी तो कोक के कस्टमर पेप्सी पे आ गए, दो बातें हो रही हैं, पेप्सी का रेट सस्ता हुआ, पेप्सी पीने वाले तो पिएंगे ही पेप्सी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ अबव पॉइंट्स। न्यू पॉइंट यहाँ क्या है, दूसरे पीने वाले लोग, कोक या स्प्राइट या कुछ और पीने वाले लोग भी अब पेप्सी पे आ गए। सम कस्टमर्स, some people who were earlier consuming its substitutes like coke will now shift to Pepsi. फिर बोल रहा हूँ, पेप्सी हुई सस्ती, पेप्सी पीने वालों ने पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ा दी, वो यहाँ नहीं लिखना, वो ऊपर लिख चुके हैं हम, अलग अलग कारण। पेप्सी हुई सस्ती, कोक पीने वाले लोग यहाँ आ गए, वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये हो गए 5 हमारे पॉइंट्स कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वैसे एक्स्ट्रा है, देख लेना, कई स्कूल वाले करवाते हैं, कई स्कूल्स में नहीं होता, तो जिसके स्कूल में हो वो लोग ही करें। मिक्स कर दिया पिछले टॉपिक जो था लास्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले और लॉ ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो कहती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि MU इन रुपीज़ इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़ जब हो जाए उतने प्रोडक्ट हमें खाने चाहिए। ये स्टार्टिंग के यूनिट में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक में। इसको लॉ ऑफ डिमांड से जोड़ना है। तो मान लो लॉ ऑफ डिमांड तो हमें पता है, कहता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, तो उसको और इसको जोड़ें कैसे। तो मान लो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, ये कंडीशन थी और प्राइस इंक्रीज़ हो गया। मान लो ये है हमारी LHS साइड और ये है हमारी इक्वेशन की RHS साइड। अब प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये साइड बढ़ गई है, मतलब LHS छोटा है, RHS बड़ा है, यही मतलब है प्राइस बढ़ने का। इसका मतलब MU का मतलब होता है जो हमें सेटिस्फेक्शन आ रही है, टेस्ट या बेनिफिट आ रहा है, तो बेनिफिट लेस देन प्राइस। अब बताओ किसी चीज़ में से मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है ख़रीदने से वो कम है और उस पर खर्चा करना है ज़्यादा, ऐसी चीज़ की क्वांटिटी मैं क्यों ख़रीदूँ, क्यों ऐसी चीज़ पे पैसा लगाऊँ, तो उसकी क्वांटिटी मैं कम कर दूँगा। कंज्यूमर विल डिक्रीज क्वांटिटी टिल LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखो प्रूव हो गया, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज। वी कैन सी प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। कुछ नहीं किया, बीच में पुराने वाले लॉ को, इसकी कंडीशन को जोड़ दिया इस लॉ के साथ। सेकंड केस आप लिख लो, ओरल है या वाइस वर्सा लिख लो, प्राइस गिर गया, प्राइस डिक्रीज, ये साइड बड़ी हो गई, बेनिफिट बड़ा हो गया
और अगर बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज। फिर प्रूव हो गया। और ये क्या प्रूव हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी का गिरना, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। या इसका रिवर्स, प्राइस गिरने पे तब भी पी गिरेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। तो लगता तो नहीं है इस टाइप का आए, क्योंकि ये टॉपिक पहले 12th में था माइक्रो का, तब इतनी डिटेल होती थी। अब कई स्कूल वाले करवाते हैं, कई छोड़ देते हैं कि इतनी डिटेल की 11th में ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग देख लेना ये पार्ट। एक और है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये था 1 कमोडिटी, अब है 2 कमोडिटी। तो 2 कमोडिटी की कंडीशन होती है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, MUI अपॉन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं बोल्ड कर रहा हूँ, दोबारा नहीं हो रहा तो छोड़ देना, कोई ऐसी बात नहीं है इसको। फिर से वही करते हैं, इस साइड को मान लेते हैं हम LHS साइड। ये पेपर में नहीं लिखना होता है ऐसे LHS RHS, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब लॉ ऑफ डिमांड बीच में लाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बदलता है और हम क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट देखते हैं। तो मान लो प्राइस ऑफ X डिक्रीज। अब सोचो प्राइस ऑफ X अगर कम होगा, ये साइड है, प्राइस ऑफ X छोटा हो गया, अगर ये छोटा होगा डिनोमिनेटर, तो ये जो आंसर आएगा ये बढ़ जाएगा। मान लो ये वैल्यू थी 10, 5, 4, 2, तो दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस थी। अब प्राइस ऑफ X गिर गया, मान लो ये हो गया 1, तो इसके गिरने से LHS बड़ा हो गया RHS से, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, वहाँ है 2, तो X के रेट गिरते ही प्राइस ऑफ X ये था, अब ये गिर गया, हमने मान लिया 1 हो गया। लिखना नहीं होता, ये सब रफ वर्क है, सिर्फ मन के लिए बता रहा हूँ ताकि इजी हो जाए। अगर X छोटा हो जाएगा तो LHS साइड बड़ी हो जाएगी, प्राइस ऑफ X के छोटा होते ही LHS बड़ा हो गया। अब LHS की सिंपल हिंदी होती है X से पर रुपी कितना टेस्ट आया, X से कितना टेस्ट आ रहा है मुझे 1 रुपये लगाने से, और ये होता है Y से टेस्ट। अगर LHS बड़ा है तो मतलब मुझे X में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। मोर देन Y। ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इसकी डिटेल देख चुके हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको X में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं X ही खरीदूँगा। कंज्यूमर इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ X। अब इन 2 वर्ड्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, एक तो ये रहा प्राइस ऑफ X गिरा, क्वांटिटी ऑफ X बढ़ी, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। प्रूव हो गया कि अगर X का प्राइस गिरेगा 2 कमोडिटी केस में तो X की क्वांटिटी बढ़ेगी। वो बात अलग है कि इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं Y की क्वांटिटी कम होगी, पर उसको लिख दो, पर लॉ ऑफ डिमांड अगर X का प्राइस गिरा रही हो तो X की क्वांटिटी के ऊपर ही लॉ ऑफ डिमांड पे कमेंट देना है। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ X इन यहाँ हुआ है डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ X इंक्रीज। 1 से हो गया, 2 से हो गया। ऐसे ही रिवर्स भी कर सकते थे, प्राइस ऑफ X इंक्रीज अगर होता तो, पर एक कर दिया, दूसरा वाइस वर्सा। और वैसे तो पूरी मुझे उम्मीद लगती है कि स्कूल्स में नहीं होता है, जिसमें हो तो वो लोग कर लो। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। जहाँ पे एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ वही सिर्फ एक्स्ट्रा है, बाकी सब करना है, और वो भी स्कूल में हो तो एक्स्ट्रा वाले भी करने हैं आप। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स पे थोड़ी सी डिटेल में हमें बताना है। अब देखो नॉर्मल गुड्स तो क्या है, जिनकी इनकम बढ़ने पे हम डिमांड बढ़ा दें, उन्हें बोलते हैं हम नॉर्मल गुड्स। जैसे मान लो एक बंदा बहुत टाइम से स्कूटर चला रहा है, 2 व्हीलर, अब उसकी इनकम बहुत बढ़ गई,
तो उसने सोचा मैं कार खरीदूंगा, कार की डिमांड बढ़ा दी, तो इसके लिए कार हो गई नॉर्मल गुड। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ गई। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका डिमांड कर्व का, तो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं जब डिमांड बढ़ती है तो पूरा कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है, राइट शिफ्ट, नॉर्मल गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़े तो डिमांड कम हो जाएगी। वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। बंदे के पास स्कूटर या टू व्हीलर था, इनकम बढ़ गई तो कार की उसने डिमांड बढ़ा दी, तो कार है नॉर्मल, पर स्कूटर उसने कम कर दिए या बंद ही कर दिया स्कूटर। ऐसे नहीं करेगा वो, अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ 10 स्कूटर खरीद लूँगा, 10 टू व्हीलर, नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है स्कूटर या टू व्हीलर है मेरे लिए इन्फीरियर। इनकम बढ़ गई, अब मुझे वो इस्तेमाल नहीं करना, उसकी डिमांड कम कर दी या ख़त्म कर दी। कार है उसके लिए नॉर्मल। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, डिमांड कम हो जाती है तो फिर वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाती है। यानी कि इन दोनों में है पॉजिटिव रिलेशन, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, पर यहाँ इन दोनों में है नेगेटिव रिलेशन, एक बढ़ा एक कम हुआ। और एग्ज़ाम्पल वही लिख लो जो मैंने बताया। और एक बात का ध्यान रखना है, हर एक के लिए एक गुड हमेशा सेम नहीं होता। मान लो एक साइकिल चलाता है बंदा, उसकी कहानी अलग होगी। साइकिल चलाता है, बहुत टाइम से साइकिल चला रहा है, अब वो अमीर हो गया, पैसा आ गया, उसने स्कूटर या टू व्हीलर ले लिया, तो उस बंदे के लिए वो स्कूटर या टू व्हीलर हो गया नॉर्मल, और उसके लिए साइकिल हो गई अब इन्फीरियर। कल को और अमीर होगा, कहानी बदलेगी, और अमीर होगा और बदलेगी। तो ये कोई फिक्स गुड्स नहीं होते, इनकम के हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ये बदलता रहता है, नॉर्मल और इन्फीरियर। एक ही गुड टू व्हीलर साइकिल वाले के लिए नॉर्मल लगने लगा था, और जो बहुत सालों से टू व्हीलर चला रहा है उसके पास बहुत पैसा आने लगा तो उसको टू व्हीलर अब इन्फीरियर लगने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी वर्ड को अगर हम देखें, या इससे हम थोड़ा सिंपल वर्ड कर लें, इलास्टिक। जैसे मान लो ये पेन है, इसको मैं खींच रहा हूँ, ये नहीं खींच रहा, दबा रहा हूँ, दब भी नहीं रहा, तो ये इलास्टिक नहीं है। ऐसी बॉल पेन का स्प्रिंग ले लें, खिंच भी जाएगा, दब भी जाएगा, तो वो हो गया इलास्टिक। इकोनॉमिक्स में अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी, एक ही है तो यहाँ लिखें या ना लिखें बात एक ही है। प्राइस हमारे सिलेबस में है, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। इलास्टिसिटी और डिमांड कई तरीके की होती हैं, पर हमारे में एक ही है बस। तो वो लिखा हो प्राइस इलास्टिसिटी या ना लिखा हो, बात एक ही है। 12th के लिए, इसके हमारे 11th के लिए एक ही बात है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब है क्वांटिटी का बहुत बढ़ना या कम होना। जितना ज़्यादा क्वांटिटी रिस्पॉन्स दे रही है प्राइस के बदलने से, उतना ज़्यादा होगा वो इलास्टिक चीज़। जैसे मान लो प्राइस इंक्रीज 10%, क्वांटिटी डिक्रीज 5%, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी आ रही है, प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस के बदलने से क्वांटिटी में रिस्पॉन्स, वो आ रहा है, क्वांटिटी फॉल हो रही है 50 और प्राइस हो रहा है 10। माइनस साइन तो देखो इसलिए लग जाता है क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए माइनस साइन तो आएगा ही। वैसे हम इन जनरल बोलते हैं इलास्टिसिटी 5 है, यानी 5 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स है। इसका रिस्पॉन्स 10 तो उसका 50, 5 टाइम्स इलास्टिसिटी है उसकी, रिस्पॉन्स उसका 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो फॉर्मूला बन गया इलास्टिसिटी का, ये रहा, उसी से मैंने ऊपर निकाला आंसर। अब परसेंटेज चेंज निकालना हो,
मान लो मैं कहता हूँ कि किसी बच्चे के मार्क्स पहले थे 50, अब हो गए हैं 60, तो कितने परसेंट बढ़े? 50 मार्क्स से 60 हो गया, यानी 10 की जंप लगी। तो ये नहीं बोलेंगे 10% बढ़ गए। तो कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला? चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो 10 से चेंज हुए, पहले थे 50 इंटू 100, तो ये आ गया 20% चेंज हुए हैं, 20% उसके मार्क्स प्लस हुए हैं। तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे अभी। तो ये होता है हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इसमें ये फॉर्मूला मिक्स कर देते हैं, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हम ऐसे निकाल लेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय। अब इस फॉर्मूले में लगाओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये निकल सकता है चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला था इसका इस्तेमाल कर लिया हमने इस मेन फॉर्मूले में इलास्टिसिटी के। अब इसको सेट करके आगे पीछे देखो करके क्या बना फॉर्मूला। ये ओल्ड प्राइस ऊपर आ गया, ये नीचे है, इनटू ये ऊपर पहले ही था, हंड्रेड कट गया। तो शॉर्ट में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्राइस ओल्ड प्राइस, क्यू ओल्ड क्वांटिटी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्यू क्वांटिटी, पी प्राइस। और कभी शॉर्टकट में अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना हो तो शॉर्टकट है, वैसे तो पूरी डेरिवेशन ही आनी चाहिए याद रखने के लिए इजी। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में अगर हम देखें तो पहले पी आता है, पी क्यू आर, और फिर क्यू आता है, पी क्यू आर जैसे भी बताया। तो पी ऊपर क्यू नीचे, याद रखने के लिए, इनटू उल्टा करके डेल्टा लगा दो। कई लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं और उल्टा कर देते हैं, क्यू ऊपर पी नीचे, ऐसे नहीं। तो इसमें शॉर्टकट है पी पहले क्यू नीचे इनटू डेल्टा लगा के उल्टा। पर परसेंटेज फार्मूला स्टैंडर्ड यही रहेगा, उसमें क्वांटिटी की परसेंटेज ऊपर और प्राइस की परसेंट नीचे। पी बाई क्यू डेल्टा वाले में ऐसे है। ऐसा करते हैं, या तो आज की क्लास में हमने ये मेथड कर ही लिया है, जो इलास्टिसिटी की फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिर एक साथ ही मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे केसेस आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि अभी फिर कराऊंगा क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्योंकि केसेस हैं अभी हमारे पास कई। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।